नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC अपनी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तानी हुकूमत ने पीओके में आवाम की आवाज को दबाने के लिए 17,000 जवानों की तैनाती कर दी। लेकिन पाकिस्तान के जुल्म से परेशान पीओके के नेताओं ने 15 जुलाई को पाकिस्तान के असेंबली से आजादी का ऐलान करने का अल्टीमेटम देकर पाक हुकूमत की नींद उड़ा दी है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ पिछले एक महीने से चल रहा प्रदर्शन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अपने अधिकारों के लिए पीओके की आवाम लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रही है। वहीं पाक हुकूमत ने इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 17,500 जवानों की तैनाती कर दी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक लगातार पाकिस्तान सरकार से अपनी 38 सूत्रीय मांगों को मानने की शांतिपूर्ण अपील कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों को उनका हक देने की जगह जुल्म करने पर आमादा हो गई है। इसी बीच जैक के नेताओं ने पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुजफ्फराबाद में बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और जहां तक रही बात आगे बढ़ने की, जहां तक रही बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमें इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबात पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो। जैक के नेताओं का कहना है कि मौजूदा हालात में स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और फैसलों में इस्लामाबाद का जरूरत से ज्यादा दखल है। पीओके के नेताओं ने मांगे न माने जाने पर 15 जुलाई को पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान करने का अल्टीमेटम दे दिया है। कोशिश से हम पूछना चाहते हैं, शहर कब खाली करोगे? शहर कब खाली करोगे? शहर खाली कर दो। शहर हमारा रावला कोट हमारा दिल है। खाली करो रावला कोट खाली करके यहाँ से बाहर निकलो, वरना आवाम के गजब से कोई नहीं बचने वाला इंशाअल्लाह ताला। जैक की पाकिस्तान सरकार को चेतावनी, 38 सूत्रीय मांगों को मानने की अपील। पाक हुकूमत को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। 15 जुलाई को पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान। इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग है। जैक का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति पर दखल बनाए रखता है। हालांकि पीओके की सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर पहले ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इन सीटों को केवल संवैधानिक संशोधन के जरिए ही बदला जा सकता है, किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं। 12 शरणार्थी सीटें समाप्त करने की मांग, बिजली दरें घटाने की मांग, आटे पर सब्सिडी, महंगाई नियंत्रण की मांग, करों में कटौती, समान आर्थिक राहत नीति। आरक्षित सीटों के अलावा पीओके की आवाम कई आर्थिक मुद्दे पर भी सीधा फैसला करना चाहती है। इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के समझौतों की समीक्षा, महंगाई पर नियंत्रण, आटे जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी बढ़ाने और बिजली की दरें कम करने की मांग शामिल है। वहीं क्षेत्रीय चुनाव की तैयारियों के बीच यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। पीओके में जारी यह आंदोलन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग से भी जुड़ा है। अब यह देखना होगा कि विश्व मंच पर हमेशा विश्व शांति को लेकर झूठे दावे करने वाली पाकिस्तान की हुकूमत क्या खुद अपने लोगों की आवाज सुन पाती है। क्या पीओके के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा? लेकिन यह तय है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना के जुल्मों के खिलाफ जिस तरह लोग बेखौफ होकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों के लिए साफ चेतावनी है कि अब पीओके में पाकिस्तान के जुल्म के दिन
ढल चुके हैं और 15 जुलाई को पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो एक एक करके मेहमानों का सबसे पहले परिचय आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजिताभ, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुहेल अहमद, पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही सोहेल काजमी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं रुख करना चाहूंगी डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश शर्मा जी। सर, सवाल यही है कि पीओके को लेकर के बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे और एक वक्त वो भी था जब राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हमें तो युद्ध लड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हाथों ये पीओके फिसल करके खुद हमारे साथ में जुड़ जाए, शामिल हो जाए। सर, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जरूर करेंगे जी। जी सर। देखिए, इस समय जो है हमारी तरफ से क्या टिप्पणी हो रही हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। इस समय जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, हमें उसके बारे में सीरियसली जो है बात करने की आवश्यकता है। देखिए, आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि ये जो जैक का मूवमेंट है, ये सिर्फ एक महंगाई और बाकी बेसिक सुविधाओं के लिए नहीं है। ये अब मूवमेंट बन चुका है अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, जवाबदेही के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनके मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर पीओजेके को किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं मिलता है, अब वो उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसा कि हम पहले भी बातचीत करते आए हैं, जहाँ हमारे जो साथी पीओजेके से आए हैं वो मेरी बात के साथ सहमत हो गए। देखिए, जिस समय 1947 के अंदर पीओजेके बना था, या जिस समय भारत का हिस्सा इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया था, उस समय पीओजेके के अंदर 44% जो होता था फॉरेस्ट कवर होता था, और आज वहाँ पे सिर्फ 14% बना हुआ है। तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान पीओके के इलाके को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उसके एवज में वो किसी प्रकार की सहूलियत जो है वो पीओजेके के वासियों को नहीं मिल रही है। और एक चीज और, अब ये देखिए, जो जैक इनकी कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये क्या है? ये कोई पॉलिटिशियंस की कमेटी नहीं है, ये एक सिविल राइट ग्रुप है जिसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे ट्रक यूनियन के लोग सम्मिलित हैं, छात्र सम्मिलित हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर्ड हैं वो सम्मिलित हैं, और आम जनता इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रही है। और इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2025 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा पीसफुली जो है अपनी 32 डिमांड्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी थी, जिनमें शायद 5-6 के ऊपर कुछ वो माने थे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बट उसके ऊपर किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन अब ये आंदोलन अब उस स्थिति के ऊपर पहुंच चुका है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इनसे बातचीत करती है, इनके साथ किसी प्रकार का जो है इनकी प्रॉब्लम को सुनती है, तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार के इंडिकेशन आ रहे हैं कि उनका जो पीओजेके का जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को करने के लिए आप इतने रेंजर्स हमारे पास भेजिए। इसका क्या मतलब है कि आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च को आप जो है बाई फोर्स और ज्यादा फौजियों को वहां तैनात करके आप उसको कुचल देना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, विद्रोह या आंदोलन की चिंगारी कहां तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पीओजेके की पुलिस है जी, वो नहीं चाहती है कि हम किसी प्रकार का जो है अपने लोगों के ऊपर जुल्म ढाएं, बल्कि रेंजर्स चाहते हैं कि आप जो है एक ह्यूमन शील्ड बने और आपके पीछे खड़े होकर जो है हम इन आंदोलनकारियों के ऊपर या इनके नेताओं के ऊपर जो है स्नाइपर शॉट लें, उनको खत्म करें। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो एलीट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस समय किसी प्रकार के मूड में है बातचीत करने के। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से इस आंदोलन को दबा दें, और पाकिस्तान आर्मी हर किसी प्रकार की डिमांड को या आंदोलन को एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह समझती है, और सिक्योरिटी थ्रेट को वो बलपूर्वक जो है वो उसको
खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी स्टेज है जबकि आप बातचीत करके इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। अगर आपने बलपूर्वक फोर्स से इसे खत्म किया तो हो सकता है ये 2-4 महीने के लिए जो है ये आंदोलन रुक जाए, लेकिन जिस प्रकार की ये चिंगारी फैली हुई है ये लॉन्ग टाइम के लिए जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की जो आवाम है वो समझती है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान की आर्मी अपना ये मिथ कहने के लिए मिथ बना लो, पर बलूचिस्तान में तुम्हारा क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वो सब आपको मालूम है। तो पाकिस्तान की आर्मी किसी भी प्रकार की जो है लीवरेज जो है इस आंदोलन को नहीं देगी। और अब हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इस आंदोलन की तरफ या इनके ऊपर जिस प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, अरे आप खाना तक नहीं इन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो अपने लेवल के ऊपर जो है दवाइयाँ खाने बाहर से मंगा रहे हैं और पीओके जेके की सीमा के ऊपर आप रोक रहे हैं। आपके जो सैनिक हैं मैन इन यूनिफॉर्म वो उनके घरों के अंदर लूटपाट मचा रहे हैं, वो उनकी स्त्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो फायरिंग करते हैं जिसके अंदर गर्भवती महिलाएं और बच्चे मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि भारत ने अपने लेवल के ऊपर जो है कूटनीतिक तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी और ज़्यादा अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। जी मैडम। ठीक है सर, लौट मैं आपके पास। हमारे साथ सुहेल अहमद जी पीओके एक्टिविस्ट भी हैं। सुहेल सर, सवाल आपसे यही रहेगा कि 15 जुलाई के बाद क्या तैयारी है, क्या होने वाला है, और ये ऐलान जो एक अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटों का, क्या आपको लगता है कि वाकई में आपकी वो 38 मांगे मान ली जाएंगी पाकिस्तानी सरकार की ओर से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो इंडिया न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने आप देखेंगे कंटिन्यू ये शो चलाया है। हमारी जो मांगे वो कंटिन्यू आप उठा रहे हो, ये उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार ही बोलूँगा अब, क्योंकि मैं भी इंडिया के साथ आने वाला हूँ बहुत जल्दी सर। तो जय श्री राम बोल दो। सर बोलेंगे सर, क्योंकि वो एक ही है सर, अल्लाह राम हमारे लिए एक ही है, कोई फर्क नहीं है सर। जी आपने जो सवाल किया मैडम, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए हमारी मांगे क्लियर है कि हमें जो मतलब हमारी जो यहाँ पे जो हमारी मांगे है उसमें कुछ हम मांग नहीं रहे आपसे, ना तो कुछ ज्यादा मांग, हम वही मांग रहे हैं जो बिजली, जो हमारी राशन, बुनियादी सहूलियात जो हमारी यहाँ की है उनको मतलब पूरा किया जाए। जो हमारी 38 मांगे, आज आप देखेंगे मतलब पाकिस्तान आर्मी ने हद ही कर दी, क्योंकि अभी जो रेंजर्स को बुलाया गया, आज पहली बार आप देखोगे हमारे यहाँ जो है अब, क्योंकि अब वो पाकिस्तान समझ चुका है। क्योंकि हर एक, कभी बोला जाता था रॉ की तरफ से, वो RAW की तरफ से हो रहा है प्रोटेस्ट, कभी इंडिया करा रहा है, कभी कोई करा रहा है, लेकिन इस बार इसमें जो महिलाएं और बच्चे शामिल हुए, वो तो किसी एजेंसी, अगर चलो मानते कोई लोग बोलोगे आप लोग एजेंसी वाले, लेकिन वो महिलाओं को क्या लेना देना किसी एजेंसी से। और इस बार पहली बार आप देखेंगे जो वुमेन रेंजर्स है पाकिस्तान फीमेल, वो यहाँ पे तैनात किए गए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ फीमेल रेंजर्स को लाया गया है। और आप इसका मतलब ये है कि आप मतलब बिल्कुल दबाना चाहते हो, लेकिन जो 15 तारीख का जो प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान सरकार जानती है, पाकिस्तान सरकार नाकाम हो चुकी है, वो जानते हैं कि इस बार हम लोग रुकने वाले नहीं है। 15 को जो आप देखेंगे जो रैली बहुत बड़ी होगी, और ये 15 के बाद भी कंटिन्यू रहने वाला है, कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है मैम, क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा। ये हम रुकने वाले इसके लिए नहीं है, बिल्कुल ये चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट जो है ये चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। और आप अगर देखेंगे, आज मैं आपको 12 जुलाई को देखोगे आप, जो हमारे ऊपर बैठे, हमारे सर पे जो बैठा हुआ बंदा आसिफ मीर, आज उसको 225 दिन हो गए। ठीक है, अभी हमारी भी उम्र हो गई, हमने पूरे अपने अगर 1948 से अब तक मैंने सबसे नाकाम और सबसे घटिया अगर कोई देखा है तो मैंने आसिफ मुनीर देखा। आज तक की पूरी 1948 से लेके अब तक जो यहाँ मजलूमों का खून कर रहा है, जो एक आर्मी चीफ को नहीं करना है, जो लोगों को बोल रहा है तुम जहाद करो, उसका काम नहीं है ये। मतलब यहाँ तक अगर कोई आर्मी चीफ गिर सकता है, आप सोच सकते हो जो क्या हो सकता है, उस मुल्क का क्या हाल होगा जिसका आर्मी चीफ ऐसा होगा। ठीक है,
लौटूंगी मैं सर आपके पास भी। अब अजिताभ सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और डॉक्टर अजिताभ सर, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरीके के संघर्षपूर्ण माहौल की स्थिति कहीं पर भी बनती है तो फिर इसमें कुछ जाने भी जाती है, कैजुअलिटीज होती हैं। और ऐसे में ये जानना या समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी देश के लिए उसका एक हिस्सा अगर उससे अलग होने की मांग करने लगे तो वहाँ पर अब तक क्या हो रहा था। लोग आखिर इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत लंबे समय से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या इस बात की जानकारी पहले से शहबाज शरीफ को नहीं थी, मुनीर को नहीं थी? देखिए सुरभि जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आखिर ये स्थिति क्यों आ गई, और निश्चित रूप से ये दिखाता है कि बेसिक नीड्स, जो नेसेसिटी कह लीजिए, आटे के लिए और इस तरह की बिजली के लिए, इस तरह के बेसिक नीड्स की अगर लोगों को कमी हो जाए तो निश्चित रूप से आवाज तो उठानी है। और यहाँ तो अब देख लीजिए, पिछले 1 साल से मामला बढ़ते बढ़ते अब राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक जो प्रोविजन है उस पे आके बात आ गई है कि एक तरफ देखिए, जो खास करके अगर आप लोकतंत्र की बात कीजिए, बिना राजनीतिक अधिकार के आर्थिक विकास तो हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की सरकार ने जिस तरह से वहां ये सीटों का खेल खेला है, जो रिजर्व करके 12 सीटें दे दी है, और उससे ही सारी जो कहते हैं ना कि पकड़ अपनी बनाने की पूरी कवायद की हुई है, और इसका विरोध हो रहा है। तो ये विरोध तो अब बढ़ते बढ़ते ये हालात हो गए हैं कि जैसे 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले जो हालात थे, मुझे दिख रहा है कि उसी तरह की एक सिविल अनरेस्ट वहां हो गया है। और ये सिर्फ पीओ जेके तक नहीं है सुरभि जी, आप देख लीजिए क्या सिंध से लेके और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हर जगह हो रहा है। तो पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े और होने के आसार अब पुरजोर दिख रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता बगावत कर रही है। वो भले अपना ब्लेम भारत पे कभी दे दे, आप देख लीजिए मुस्लिम की बात होती है, मुस्लिम के नाम पे वे देश बना पाकिस्तान, बांग्लादेश उससे अलग हो गया। अफगानिस्तान जो कभी उससे बहुत क्लोज होता था, आज अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा विरोधी बन के खड़ा है। और उसके अंदर जो हालात बने हुए हैं, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की व्यवस्था, शासन व्यवस्था मतलब एक तरह से पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। और आर्थिक जो वहां पे स्थिति है, उसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार अब सेना के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। इनडायरेक्टली तो सेना वहां रूल करती ही करती है, हमेशा हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया के इसमें इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जनरल मुनीर अब ये चाह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ को हटा के और मरियम नवाज को ले आए, सो दैट कि अपनी जो उनकी एक तरह से फेल्योर है उसको वो किसी और पे ठिकरा उसका मढ़ दें, बलि का बकरा किसी को और को बना दें और अपनी रोटी सेकते रहें। तो इस तरह के हालात में मुझे लगता है 15 जुलाई को जिस तरह से एक वहां के विधानसभा से इस तरह की आवाजादी की आवाज को बुलंद करने की बात हो रही है, मुझे लगता है अब भारत को भी इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है। मानवीय सहायता एटलीस्ट भारत को देना चाहिए, चाहे वो दवाओं की जरूरत हो, चाहे वो आटे की सप्लाई हो। मुझे लगता है भारत सरकार इससे आंख मूंदकर चुपचाप नहीं बैठ सकती है। जी ठीक है सर, आती हूँ मैं आपके पास भी। अब वरिष्ठ पत्रकार मैं सोहेल सर का रुख करना चाहूंगी। सोहेल सर, सवाल तो ये भी अब बन रहा है कि जब पीओके की ओर से ये ऐलान कर दिया गया, अल्टीमेटम पाकिस्तानी सरकार को दे दिया गया, और ये वाकई में ये पहला मामला नहीं है कि पीओजेके की ओर से आवाज उठाई गई हो, लेकिन हम बीएलए की ओर भी अगर देखें तो बीएलए में भी यही हो रहा है। गिलगिट बल्तिस्तान का जिक्र जब हम करते हैं तो वहां के लोगों का भी यही कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते कि भारत हमें अपने साथ मिला ले। तो क्या वाकई में आज की जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की हमें दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? सुरभि मैम, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी। बिल्कुल जो हमारे पीओके से भाई हैं सोहेल साहब, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पॉलिटिकल रिसेशन, क्योंकि आप पॉलिटिशियन वहां रहे ही नहीं, आप जो गिने चुने 4-10 नाम है वही आपको दिखते हैं। एक तो पॉलिटिकल रिसेशन, दूसरा इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। एक पंजाब को छोड़ दीजिए जो 4 सूबों पे बना हुआ एक पंजाब है, जहां मरियम नवाज इंस्टॉल्ड चीफ मिनिस्टर है, जिसको मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इंस्टॉल्ड चीफ
मिनिस्टर, इंस्टॉल्ड ही प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। इस वक्त वो खुश हैं कि हम मीडिएटर बने हुए हैं और अमेरिका हमें पैसे दे रहा है, अमेरिका हमें बैक कर रहा है, और वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमें जनाब वो जो मेडल है, नोबेल पीस प्राइज है, ट्रंप को नहीं मिला तो अब नवाज शरीफ या आसिफ मनीर को मिलेगा। तो उस फ्लेवर में और उस नशे में वो घूम रहे हैं। इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी दुनिया जानती है। पीओके का तो हम जानते हैं, ये कहते हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर है और हमारे कश्मीर को बोलते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर। यहाँ की खूबसूरती देखिए कि आज इधर इस जम्मू कश्मीर में अमरनाथ, पावन अमरनाथ यात्रा चल रही है और पूरी दुनिया से उसमें लोग शिरकत कर रहे हैं और पूरा टूरिज्म जो है पूरे वर्ल्ड से, कश्मीर में जगह नहीं है आपको पैर रखने की। तो ये हमें कहते हैं मकबूजा और अपने आप को बोलते हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर। लेकिन वहां के लोग जो है, बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ने जो एक बयान दिया था उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि वो लोग खुद चाहते हैं अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दे 2-3 साल के लिए इस एलओसी का, उस एलओसी के साथ, तो मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि वो लोग खुद ही यहाँ सेटल होना शुरू हो जाएंगे अगर थोड़ा सा आप अपना वीजा रिलैक्सेशन कर दे, कुछ और कर दे। क्योंकि जिस तरह का सुप्रेशन उस इलाके में है, क्योंकि मैं वहां गया हूं बहुत बार, मैंने देखा है, हर इंसान से वहां मिला हूं, हर खित्ते पे वहां गया हूं, इतने सुप्रेस्ड है कि 4 लोग संगम चौक जो है मुजफ्फराबाद का, वहां खड़े नहीं हो सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। और जो हुक्मरान है, चाहे वो सरदार कयूम था, सिकंदर हयात खान था, सरदार अतीक खान था, आज का वहां का राष्ट्रपति, आज का वहां का प्रधानमंत्री, वो सब इंस्टॉल्ड है, वो सब इस्लामाबाद से आते हैं। और ये जो सीटें आपने वेकेंट रखी हैं, देखिए खूबसूरती, मैंने पहले भी कहा था, हमारी जो सीटें हैं उनकी हमने अपने असेंबली में खाली रखी हैं, उनमें किसी को नहीं बैठने देते, इस उम्मीद से कि वो बिछड़े हुए लोग खुद आ जाएंगे और अपनी चेयर्स को ऑक्युपाई करेंगे। और ये जो लोग जिसको एजे के बोलते हैं, ये जबरदस्ती के लोग लाके उन पे थोपते हैं लेजिस्लेटर के रूप में, अपने ही इलाके में अपने ही लोगों पे वो जुल्म करते हैं। इनकी रिसोर्सेज जो है वो खा जाते हैं और इनको भीख के बदले में कुछ ना कुछ देते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद को। तो कितनी देर ये सब चलेगा? देखिए, किसी भी इलाके को अगर आपने चलाना है, आगे बढ़ाना है, सबसे पहले उसके लोग खुश होने चाहिए। अगर आपकी आवाम खुश है, आपकी आवाम रिहेबिलिटेट महसूस करती है, तभी तो वो खित्ते और वो मुल्क और वो सोसाइटीज आगे बढ़ती है। तो जबरदस्ती आप उसको दबा के रखे हुए हैं, अल्टीमेटली वो लावा आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े अर्थक्वेक के रूप में इरप्ट हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये इरप्शन और होगी। जितनी मर्जी ये फौज लगा दे वहां, पहले भी फौज है वहां। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ पाकिस्तान का, सोहेल साहब इस पे हंसेंगे। पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त कहावत है, पाकिस्तान की मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। तो फौजा ही फौजा दिखती है वहां पे। आम इंसान जो है पाकिस्तान में सांस नहीं ले पाता है। अगर ले पाता तो इमरान खान सबसे बड़ा एक जबरदस्त हीरो बन के पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नुमाया पॉलिटिशियन निकला था, लेकिन उन्होंने उसको क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये है पाकिस्तान के इसके मौजूदा हालात में। ठीक है सर। डॉक्टर मैं अब आपके पास भी, दिनेश सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसे कि अभी हमने तमाम पैनलिस्ट को सुना, आप भी इसके पहले, थोड़ी देर पहले तक ये बात कह रहे थे कि अब जो वहाँ हो रहा है वाकई ये डिस्कशन का एक मुद्दा बन चुका है, लेकिन अल्टीमेटम जो दिया गया है इसके इतर हम अगर देखें तो पाकिस्तान की ओर से 17,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। आखिर पाकिस्तान क्या इस प्रदर्शन को इस तरीके से कंट्रोल कर लेगा सैनिकों की तैनाती करके? क्या बीएलए की ओर से जो हश्र पाकिस्तानी सैनिकों का किया गया वो उससे अभी तक वो समझ नहीं पाया कि आपने तो सिर्फ बीएलए के साथ में अभी तक इस संघर्ष को छेड़ा था, लेकिन यहाँ पीओजे की ओर से भी आवाज उठ रही है। कब तक उस स्प्रिंग का दबाव आप बनाए रखेंगे? क्या आप भूल गए हैं कि अगर उस विरोध को स्प्रिंग के बलबूते अगर दबाए रखेंगे तो जब वो स्प्रिंग खुलेगा तो ज्यादा तेजी के साथ बाउंस बैक होगा आपके ऊपर? देखिए सुरभि जी, इस समय हम जो पीओजे के जैक की जो है कंपैरिजन जो है बीएलए के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएलए के पास जो है उनके पास एक ट्रेन्ड मैन पावर है, गुरिल्ला वारफेयर के अंदर वो माहिर हैं और उनको जो है हथियार वगैरह की भी जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से या उनके जो टीटीपी हैं उनसे मिल रही हैं। ये जो पीओजे के लोग हैं ये बेसिकली एक शांति प्रिय लोग हैं और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अभी तक किसी प्रकार की हिंसा के अंदर कोई हिस्सा लिया है, या इस प्रकार की कोई आवाजें भी इनकी तरफ से नहीं निकल रही हैं कि हम हिंसा का दामन थामेंगे या हम हथियार उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट वो किसी भी मूड के अंदर नहीं है कि इनसे बातचीत करने के लिए। अब जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहे हैं
जब 15 जुलाई को जिस प्रकार से इन्होंने मार्च का आगान किया है और उसके बाद साथ साथ 27 जुलाई को वहाँ पे इलेक्शन भी हैं, तो इस समय ये प्रॉब्लम जो है, जो मैं अभी तक का विजुलाइज कर सकता हूँ, इस समय तो किसी प्रकार की बातचीत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करने के मूड में नहीं है। वो इसको विद फोर्स जो है वो दबाने की कोशिश करेंगे। और जो इनके सबसे बड़े नेता हैं सरदार अमन खान, उसको ये अमन खान उसको चाहे एलिमिनेट करेंगे या उसको अरेस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी उन्होंने सौगत मीर को कर दिया। अमन खान जो एक शांति प्रिय, मैं नेता तो नहीं कहूँगा, एक शांति प्रिय संचालक हैं, उसको टेररिस्ट घोषित किया और उसके ऊपर 10 मिलियन का या कितने का पाकिस्तान आर्मी ने उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। तो आप मंशा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की मंशा क्या है। और ये आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन जो होगा पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर होगा। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये भी उसी तरफ को चल पड़ा है जो कि 1970 और 71 के दौरान जो है बांग्लादेश के अंदर हो रहा था। लेकिन ये उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अभी इनको थोड़ा और समय लगेगा। हो सकता है कि अगर उससे पहले किसी प्रकार की बातचीत होती है तो उसमें शायद कोई शांति का रास्ता निकल आए। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले हमारे ये सोहेल साहब ने एक शेर सुनाया है, तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी वो है जिसने आज तक कोई जंग जीती नहीं है और पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कोई चुनाव हारा नहीं है। चुनाव में कोई भी पार्टी जीत के आ जाए, शासन जो है वो आर्मी करती है। और मुझे कई बार एक आर्मी होने के नाते जो है, एक आर्मी कर्नल होने के नाते मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं इनके मुनीर को देखता हूँ, बाकी अफसरों को देखता हूँ, 4-4 लाइनें जो हैं आपने मेडल और रिबन्स की लगा रखी हैं। अरे भाई ये किस प्रकार के आप रिबन लगाते हैं? इंडियन आर्मी के होता है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफाई होते हैं कि आपने ये वाली वॉर के अंदर हिस्सा लिया, जो आपकी 9 इयर्स की सर्विस हो गई, या आप हाइपर एक्टिव एरिया में थे, आप दिनेश सर देखिए जंग तो कई सारे पाकिस्तानी जीते हैं, लेकिन बस वो ये स्वीकार नहीं पाते हैं कि वो ख्याली पुलाव जो पकाते हैं उसमें वो जंग जीत रहे होते हैं। और इस चीज़ को स्वीकार कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे आपने मेडल्स की बात की और ये जो बैकग्राउंड में हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें भी ये जो मेडल्स लगाए गए हैं, तो ऐसे में सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या? अफगानिस्तान के साथ में टेंशन का माहौल है, अमेरिका के सामने वो कुछ कह नहीं पाता है, दूसरी तरफ चीन ने उसकी एक तरफ पूंछ अलग दबा रखी है। तो इसी पर फिलहाल मैं अब रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अजिताभ सराफ का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान उस समंदर के बीचों बीच हमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उस मझधार में है जहां पर हिलोरे तो वो दोनों तरफ तीनों तरफ से खा रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इस नाव को चलाए तो किस और चलाए जहां वो थोड़ा सा शायद सुरक्षित रह जाए, अपने देश को बचा पाए। देखिए सुरभि जी, एक कहावत है अपने यहाँ कि 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, और पाकिस्तान अभी वही जैसा आपने कहा कर रहा है। उसने पीओ जेको को दिया क्या है? आपने कहा, अभी कर्नल साहब ने बताया कि कहाँ वहाँ फॉरेस्ट 44% था और अभी वहाँ क्या हालात हैं। तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वहाँ की उनका पानी हो, वहाँ के जंगल हो, वहाँ की आबो हवा हो, हर चीज पे पाकिस्तान ने जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की है और उसके एवज में उनको दे क्या रहा है, तो भी आटा के भी लाले पड़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि लोग उसका विरोध करेंगे, और वो विरोध बढ़ते बढ़ते अब विद्रोह की स्थिति में आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, रेड सिंबल, वो लाल रेखा, लक्ष्मण रेखा आ गई है। और इसमें अब पाकिस्तान की सेना कहीं ना कहीं फजीहत में है। वो चली थी ईरान को संभालने, अब खुद वहां उसके अंदर ऐसी हालात बन गई है कि वो अपने आप को तो संभालना दूर है, अब वहां के प्रॉब्लम्स की ये हालात हो गई है। देखिए यूरोपीय संसद में, यूरोप के संसद में आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। वो तो सीधे वहां पे प्रस्ताव लाया गया है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आवाम पे अत्याचार हो रहा है, जो मानवीय मूल्यों पे एक तरह से कह लिए उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है,
उन पे एक तरह से कह लीजिए कि अत्याचार इतना ज्यादा हो गया है कि खुलेआम पीओजेके में देख लीजिए पता नहीं कितने लोग मरे हैं, खबरें तो उतनी आती नहीं है। कोई कह रहा है कि 100 से ज्यादा मरे हैं, कितने लोग घायल हो गए हैं। अब उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और तीनों कह रहे हैं, पाकिस्तान तो यहाँ तक कह रहा है कि बीएलए से इनके साठगांठ हैं, पता नहीं वो तालिबानियों से इनके साठगांठ की बात बता रहे हैं। तो ये सारे एक्सक्यूज वो खोज रहे हैं और इसका माकूल जवाब पीओजेके की जनता दे रही है। और आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे, जो दिख रहा है कि उनकी अगर मांगे जेन्युइन मांगे अगर नहीं मांगी गई तो ये भड़केगा और 15 तारीख आते आते मुजफ्फराबाद पहुंचने में क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की सेना की 17,500 आपने कहा कि वहां पे डिप्लॉयमेंट है, तो इससे तो भड़कने के हिंसा की पूरी संभावना दिख रही है। मुझे इस बात का एक भय है कि कहीं इससे आवाम पे और खतरा ना बढ़े और कैजुअल्टी ना हो। हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ऐसी कोई नहीं हो, आवाम सुरक्षित रहे। पाकिस्तान की सेना को इसका हर हालत में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो मानवाधिकार संस्था है या जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसको भी इसकी पूरी खबर लेनी चाहिए। जी ठीक है सर। सुहेल अहमद सर, क्योंकि जब पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर मैं ये आपसे समझना चाहूँगी, जो प्रदर्शनकारी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इसके पहले हमने वो घटना सुनी कि किस तरीके से लगभग 30 से 35 लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई। अब 17,000 सैनिकों की तैनाती, पाकिस्तानी जवानों को तैनात किया जा रहा है उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो कि बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि वो मार्च निकालेंगे। मार्च से क्या इतनी ज्यादा तिलमिला गई है पाकिस्तानी सरकार कि वो जवानों को तैनात कर रही है? और किन जवानों को, जिन पर वो अगर निहत्थे प्रदर्शनकारी हैं उन पर वो क्या लाठियां चलाएंगे या उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? अगर नहीं रुके तो क्या वो गोली चलाएंगे? जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले की घटना हुई थी, क्या तैयारी इस चीज को लेकर के आप लोगों की ओर से की गई है? देखो यहाँ पे तो ये क्लियर है, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान सरकार है वो लोगों ने, क्योंकि आप देखेंगे अगर मतलब यहाँ पे हर आंदोलन के पीछे एक्चुअली सियासत नहीं होती है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी होती है। तो वो एक्चुअली कोई सोच नहीं रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर डायरेक्ट गोली चलाई गई, आप 9 जुलाई को देखेंगे 2 लोग को मार दिया गया। 9 जुलाई को भी अभी हमने कही भाई, हमारी जो टीम में वो लोग गए थे, उन्होंने कहा था भाई हमारी जो लोग हमारे मारे गए, कम से कम उनकी लाशें दो हमें, ठीक है, जो जख्मी है उनकी सहायता करो। लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अभी हमने भी ऐसा नहीं, हम भी बिल्कुल तैयारी से बैठे। पाकिस्तान ने हम 17,000 फौज यहाँ भेज रहे, 17,500, लेकिन हमने भी रोड्स का पूरा बंदोबस्त कर दिया। मैंने आपकी चैनल को कुछ फोटोज भेजे हैं जो हमने पूरे रोडों को हमने अच्छे खासे ब्लॉक किए हैं। हम भी इस बात नहीं मानिए। आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें क्लियर कट हमने कहा कि हमें एक अलग, अगर हम आजाद है तो हमें अलग छोड़ दो। हम हिंदुस्तान से, आप कहते हो कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, हम हिंदुस्तान से हम खुद निपटेंगे। पीओके के अवाम हिंदुस्तान से कैसे निपटना हो हम देख लेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। हमने आज क्लियर कट कहा है, वो मैं वीडियो भेजूंगा, हमने क्लियर कहा है हमें भाई आप छोड़ दो। अगर आप कहते हो कि हिंदुस्तान गलत, हम मानते हैं हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान क्या करता है फिर हमारे साथ, हम देख लेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। हम हिंदुस्तान से हम जाने, हम ये कैसे हिंदुस्तान से निपटना है, फिर कैसे क्या करना हम देख लेंगे। लेकिन आप हमें खुला छोड़ दीजिए, हमसे कोई लेना देना मत रखिए हमें, क्योंकि आपसे लेना देना, जब हम आजाद है तो हमें आजाद छोड़ दो, फिर हमारा फैसला होगा हमें क्या करना। हमें पुंछ रजौरी के रास्ते, हमारे पास श्रीनगर के रास्ते, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जो हम हिंदुस्तान को रुके। हमें अगर पाकिस्तान सरकार हमें राशन भी ना दे, चाहे हमें नहीं चाहिए, अब हमने डिसाइड किया नहीं देना राशन, मत दो, हम हिंदुस्तान से मंगाएंगे राशन, आप हमें छोड़ दीजिए, आप आपकी यहाँ से सेना हटा दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना, हम अपना जीना कैसे जीना हम देख लेंगे, हमें किसके साथ जाना। हमें वही सोचा हमने कि इस बार बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारी जो मांगे वो बिल्कुल हमने रखी है, वो मांगे माननी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आप इलेक्शंस का देख रहे हैं, इलेक्शन के साथ कुछ लोग इसको सोच रहे हैं शायद इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैंने देखा आपके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कहा वहां पे इलेक्शन है, 27 को इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए यह सब हो रहा है। लेकिन हर एक जो भी चीज होती है, मतलब आंदोलन, उसके पीछे सियासत नहीं होती, लोगों के अंदर की, क्योंकि लोगों का जो हाल है यहाँ पे, बिजली है, पढ़ाई है, महंगाई है, इतनी सारी चीजों की तकलीफ है कि मतलब खौफ में नहीं, एक्चुअली यहाँ पे अब नहीं चाहते हम खौफ में जीना, कि अब हम चाहते हैं सुकून की जिंदगी हम जिए।
और वो सुकून की जिंदगी हम भी चाहते हैं। जो कश्मीर में अभी हमारे सोहेल भाई बैठे हैं वहाँ पे, इनको पता वहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छे से रह रहे हैं सारे लोग। हम भी चाहते हैं हम भी यहाँ वैसे रहे, रहने तो हमें, हमारे ऊपर थोक गया आपने जो आपने। लेकिन सुहेल जी, क्या कभी आप लोगों ने यूएन का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की? जी वापस बोलेंगे आप? क्या आप लोगों ने कभी यूएन का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, वहां अपनी अपील लेकर के गए, वहां से आप लोगों को कोई ऐसी सांत्वना भरी जवाब दिया गया हो या एक उम्मीद जगी हो कि शायद जो आप आज़ादी की उम्मीद लगाए बैठे इतने लंबे समय से, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो यहाँ से वो रास्ता होकर के गुजर सकता है? नहीं, अब वही हमने किया, क्योंकि अभी रिसेंटली भी यही चीज मैंने कही है। अब हम यूएन के लिए और हम मतलब अब खत लिखना स्टार्ट किया हमने, जिसपे हम साइन कराएंगे, प्रॉपर लोगों के साइन होंगे कि हम बोलेंगे भाई हमें किसके साथ रहना है, हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या। अब हमने वो स्टार्ट किया क्योंकि करना जरूरी है अब, क्योंकि ऐसी जिंदगी हम यहाँ नहीं जी सकते। सुबह से लेके या तो बच्चे को उठा के गायब कर दिया जाएगा या कुछ और किया या मार दिया जाएगा, फिर लाश भी नहीं दी जाएगी। यहाँ ऐसा हाल है। अब हम वो चीज नहीं चाहते, अब हम सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। सुकून की जिंदगी, मैं यहाँ ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर सुकून की जिंदगी हमें जीनी है, हमें अपना कश्मीर जो पूरा एक ही है, जम्मू एंड कश्मीर, हम एक होना पड़ेगा और हिंदुस्तान को उसमें हमें सहायता करनी पड़ेगी। उसमें हिंदुस्तान की हमें हेल्प चाहिए और हम आना चाहते हैं दिल से अब हिंदुस्तान के साथ। हाँ, पिछले हमने ऐसे नहीं, मैंने पहले भी कहा गलतियां हुई है, यहाँ लोगों से बहुत गलतियां हुई। हमने पाकिस्तान को बहुत साथ दिया वक्त पे, हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपगेंडा हुआ यहाँ से हुआ है, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हुआ है। लेकिन अब वो बात दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अब जो भी चीज होगी हम दिल से उसके लिए हिंदुस्तान से माफी मांगते हैं। हमने बहुत गलतियां की, उसके लिए हम हिंदुस्तान से, पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के सारे हिस्से, अब सबसे दिल से माफी मांगते हैं, हमसे गलतियां हुई है। ठीक है, अब मैं रुक करना चाहूंगी सोहेल सर आपका, क्योंकि इस वक्त हमने सोहेल जी को तो सुन लिया और वो ये जानना चाहते कि वाकई में आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हम बस वही सपना देखते हैं जो बाकी जम्मू कश्मीर के लोग, जो भारत का हिस्सा है, वो अगर खुश है और वो अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट है अपने जीवन को लेकर के कि वो भारत के साथ में है, तो फिर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आज जो पीओके की स्थिति दिखाई दे रही है, क्या वाकई में ये सलाह उन्हें देना चाहेंगे आप भी कि हम खुद भी स्वागत करेंगे आपका, अगर आप हाथ मिलाने की बात करते? मैं सुरभि जी आपसे बड़े यकीन से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप 2-4 दिन बॉर्डर से रिलेवेंट करें तो भारत के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, इनको वेलकम नहीं, इनको अपने घरों में साथ रखेंगे। भारत जो है, आपने देखा कोविड की सिचुएशन में 140 करोड़ का जो देश है, वो उन मुल्कों में भी दवाइयां भेजता रहा जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, हमारे दुश्मन मुल्क हैं, वहां भी हमने दवाइयां भेजी है। भारत का दिल, भारत की सोच, भारत की काम करने की कार्यशाला बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। हमारे यहाँ फौज जो है बुजुर्गों को लेके वोट डलवाती है। आपने फार फलंग इलाकों में देखिए, जम्मू कश्मीर में गुरेज में देखिए, कर्नल साहब तो रहे हैं, इनको सब पता है। जहां एक पुल अभी बना और कनेक्ट किया गुरेज को, जिसके उस तरफ जो है एलओसी के पार जो पाकिस्तान दिखता है, और खित्ते जो है जहां से पाकिस्तान दिखता है। हम तो चाहते हैं, वो हम तो कहते हैं जंग की जरूरत नहीं है। जिस तरह का माहौल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट्स वहां बना रही हैं, ये लोग खुद एक पहाड़ी क्रॉस करनी है मेंढर सेक्टर से, हार्डली पहले 65-70 तक तो शादियां होती थी इनकी, वहां से वहां बारात लेके जाते थे मंजाकोट से, मेंढर से। कर्नल साहब बड़ी खूबसूरती से जानते हैं पूरे इलाके को, और बारात यहाँ आती थी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। 200-300 पॉइंट्स पे तो भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलता है एक दूसरे के साथ। और ये बॉर्डर्स पे अभी भी यहाँ से हमारे जो पान के पत्ते हैं वहां ले जाते हैं, वहां से जो चीजें यहाँ देते हैं। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, जो रियल इस्लाम पे चलने पे, बिल्कुल कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन पे चलने वाले लोग हैं, वो रेडिकलाइज इस्लाम को नहीं मानते हैं। वो रेडिकलाइज करते हैं इस्लाम को सिर्फ 2 नेशन थ्योरी पे कायदे आजम जिन्हों ने वो मुल्क बना दिया और उस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी, शिया सुन्नी वहाबी और ये करके, और अहमदिया बना के। तो ऐसा इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम को सही तरह देखना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम देखिए, जो अपनी प्रोपोगेशन अपने ढंग से, अपने हदीस से, अपने कुरान के तबीयत से करते हैं। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती मैम ये है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी रवादारी, एक दूसरे के मजहब की इज्जत कीजिए। और जहां जहां ये गंगा जमुनी तहजीब है, वो मुल्क
वो सोसाइटी फलती फूलती है। आप जबरदस्ती से, डिक्टेटरशिप से अपने लोगों पे जुल्म करते हैं। 5 लोग देखते हैं तो आप वहां उनको पकड़ लेते हैं, अंदर कर देते हैं, किसी ना किसी तरह उनको ये बोलते हैं। चलिए, अगर ये नैरेटिव ये पैदा करते हैं कि बलोच में भी जनाब राह काम कर रही है, एजेके में भी राह काम कर रही है, तो इसका मतलब है हमारी एजेंसी जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। वो इन लोगों की जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनको उजागर करने में कहीं ना कहीं मजबूती से काम कर रही है। तो अच्छी बात है। फिर तो हमें तो अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस पे और इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होना चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पूरे वर्ल्ड में सर्वेलेंस कर रही है और पूरे मुल्क के, दुनिया के लोगों का जो है वेलफेयर पूछ रही है। सुहेल साहब, आप तो हमारे भाई हैं, हमसे बिछड़े हुए हैं। किन मजबूरियों में, किन हालातों में आप वहां चले गए, हम सब जानते हैं। ना वो 2 नेशन थ्योरी का जो झंडा है, परचम है, वो आगे बढ़ता और ना ये मुल्क अलग होता। लेकिन आज भी हमारे लोग जो हैं, आपके 1 करोड़ 30 लाख लोग जो तकरीबन आप वहां हैं, उनके वेलकम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और यहाँ वसाइल ही वसाइल है। आप मंगला डैम भूल जाइए, यहाँ ऐसे मंगला डैम में 20 हैं और 25 यूनिवर्सिटियां हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ आपके बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारत का दिल, भारत के लोगों का जो वसी सोच है वो बहुत बुलंद है। आप आने की सिर्फ कोशिश कीजिए, जिस तरह भी आना आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है। अब बहुत कर्नल सर, एक सवाल इस बात को लेकर यह भी है कि इस ऐलान के बाद से क्या अब थोड़ी सी सीमाओं के पास में भारतीय सैनिकों को भी अलर्ट रहने के लिए कहना होगा? ये ज़रूरी हो जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान तो बार बार ये राग अलापता है कि ये भड़काने की और उकसाने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, और साथ में क्योंकि चुनाव भी है वहाँ, तो फिर ऐसा तो नहीं कि इसी को मुद्दा बनाए पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी आर्मी और उसके बाद से भारत से जानबूझ करके वो किसी ना किसी की तरीके से उलझने की कोशिश करें ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके? सबसे पहले तो मैं आपका लास्ट वाले सेंटेंस का जवाब दूंगा, जो आपने कहा कि जबरदस्ती हमसे उलझने की कोशिश करे। तो मैडम ऐसा है, 7 तारीख से और 10 मई तक के दौरान जो है, इन्होंने भारत की शक्ति को और भारत की ताकत को देख लिया है। और चाहे इन्होंने कोई भी नैरेटिव बना के चलाया हो कि हम जीत गए, पर हार्ट ऑफ हार्ट जो इनका आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, जब जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट है वो जानते हैं, तो इस प्रकार की हरकत करने से पहले सोचेंगे। अब आ जाते हैं बात मेन आपका सवाल का जवाब देके। देखिए मैडम, ऐसा है, जब भी मैं सैनिक होने के नाते जो मैं अपने तजर्बे से बता सकता हूँ, अब क्या कर रहे हैं इसके बारे में मैं प्रीवी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेना में नहीं हूँ। देखिए, ऐसा हो जाता था कि जब भी किसी प्रकार की कोई घटना होती थी पाकिस्तान के अंदर, चाहे परवेज मुशर्रफ जो है टेक ओवर करता है, या कोई भी मेन घटना होती है, तो उस समय जो है हमारा जो बॉर्डर हो जाता, वो थोड़ा उसके ऊपर हम निगरानी बढ़ा देते हैं। और ऐसी हालत के अंदर हम भी, हमारी भारतीय सेना, हमारा सुरक्षा तंत्र जो है, वो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहा होगा। तो सिक्योरिटी के मामले में आप उसको निश्चित रहिए कि आपकी भारतीय सेना पूरी रक्षा करेगी। इसके साथ साथ जो खबर आ रही है, जो मैंने भी मीडिया में पढ़ा, हालांकि मैं उसका सत्यापन तो नहीं कर सकता हूँ, वो तो हमारे दोस्त जो हैं POJK से वो बता सकते हैं, मेरी बात को कुछ सत्यापन कर सकते हैं, कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है अपने टेररिस्ट जो है वो POJK के अंदर जो है मूव करने शुरू कर दिए हैं। तो जिस समय उनके 2 एम है, एक तो वो गड़बड़ करेंगे POJK के अंदर, दूसरा जो है वो लोग ट्राई करेंगे कि भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करा के और अपनी आवाम का और वर्ल्ड बॉडी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई किसी न किसी प्रकार की वो मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अगर ये मीडिया के अंदर ये बात आ गई है, जिसका मैंने पहले कहा कि सत्यापन नहीं कर सकता हूं, तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय सेना, भारत का सुरक्षा तंत्र जो है वो इसके ऊपर नज़र नहीं डालेगा, सारे एक्शन लेंगे? तो मैं अपने तजर्बे से, आपके माध्यम से अपने देश के लोगों को यकीन दिला सकता हूं, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, कि भारतीय सेना, भारत का सुरक्षा तंत्र जो है वो जागरूक है कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है। ये POJK की बात को आप छोड़ दीजिए, यहाँ तो बलूचिस्तान के अंदर कोई एक्शन होता होता, उस समय भी हम अपने गार्ड्स को जो है वो डाउन नहीं करते हैं। हम किसी के अंदरूनी मामले के अंदर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ जो है हम अपने बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को 100% मुस्तैद रखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें मैडम। जी सर। देखिए, इस समय अगर आप 17,500 जवान जो है पीओजेके के अंदर तैनात कर रहे हैं। पीओजेके कितना है? पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जो है, इसमें आप गिलगित बाल्टिस्तान और ये पूरा मुजफ्फराबाद और इसको लगा लेते हैं तो पीओजेके जो है तकरीबन 15% का हिस्सा पड़ता है ओवरऑल, जितना कि पाकिस्तान ने इलीगली जो है भारत के हिस्से को कैप्चर कर रखा है। अगर इस 15% हिस्से के अंदर आप इतनी सेना को डिप्लॉय कर रहे हैं इस प्रकार के आंदोलन को दबाने के लिए, तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जो स्थानीय मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल पुलिस है उनके ऊपर वो विश्वास नहीं करती है। जब इतना जंक जो है आपने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है तो इंटरनेशनल बॉडी का भी ध्यान जो है उस तरफ को अट्रैक्ट होता है। अब आप कहेंगे जी चाइना तो हर हालत में चाहेगा कि इनका आंदोलन जो है उसको खत्म हो जाए, क्योंकि उसका जो सीपैक है उसको उसके ऊपर असर पड़ता है। तो चाइना बिल्कुल एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह रहेगा, वो कोई आवाज नहीं उठाएगा बनस्पत इसके कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान आर्मी को इंटेलिजेंस या बाकी लॉजिस्टिक या और भी किसी प्रकार की वो सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो भारत का रोल है, भारत ऑलरेडी कूटनीतिक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बार बार उठा रहा है। लेकिन अब इसके बाद, जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले डिस्कशन में भी बातचीत की थी कि हमारे दोस्त को पीओजेके से इन लोगों को भी एक प्रकार से इस प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशन को और जहाँ जिस प्रकार के इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी जुल्म कर रही है उन्हें इंटरनेशनल बॉडी के पास लाना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा आप जो हैं आपके जो मीरपुरी जितने भी विस्थापित लोग हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर हैं वो लोग जो है थोड़ा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और जहाँ पर भी आपके ओवरसीज कश्मीरीज हैं और पीओजेके ओरिजिन के, वो अगर उनको भी आपके प्रति दर्द है तो वो भी अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर जाके इस प्रकार की बात को उजागर कर सकते हैं। जहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है उनके पास वो जाके अप्रोच करके आप कर सकते हैं, या आपके ओवरसीज मीरपुरी कश्मीरी जो हैं वो कर सकते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि ये एक यूनाइटेड एफर्ट्स होगा। अगर आपके दर्द को ख़त्म करना है तो इसको सिर्फ एक दवाई नहीं ख़त्म कर सकती है, इसके लिए भांति भांति की दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी आपके दर्द को ख़त्म करने के लिए। भारत अपनी तरफ से डिप्लोमेटिकली कर रहा, उसके साथ साथ जो है आपको भी जो है अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल बॉडी तक पहुंचाना है। जी मैडम। ठीक है सर, लौट मैं आपके पास। अब डॉक्टर अजिताभ सर, एक सवाल ये कि अभी कर्नल सर ने ये इस बात पर जोर दिया कि कहीं ना कहीं चीन इस वक्त शांत बैठा है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट है सीपैक, और ऐसे में चीन इतना शांत, इतना खामोश इस वक्त क्यों है? क्या उसे पाकिस्तान की सरकार पर यह पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ हो हल्ला कट रहा है, कंट्रोल कर लिया जाएगा सिचुएशन को? और दूसरी तरफ जब हम भारत के लिहाज से या भारत के नज़रिए से इस मामले को देखें, क्योंकि पीओके के लोग खुद भी ये बार बार मांग रख रहे हैं कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए, हम चाहते हैं हम भारत के साथ मिल जाए, तो ऐसे में ये क्या हमारे लिए इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर है कि कश्मीर के मुद्दे को पूरी तरीके से सुलझाया जा सकता है, या फिर एक चैलेंज के तौर पर होगा? देखिए, सबसे पहले तो सुरभि जी, चीन की चिंता निश्चित रूप से पीओजेके में जो आंदोलन चल रहा है उससे उसकी चिंता बढ़ी है। चीन ने जहां जहां भी गया है, चाहे अपने नेबरहुड की मैं बात करता हूं, आस पड़ोस की ही बात करूंगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो और इवन पाकिस्तान में, चीन ने दिया क्या है? चीन ने वहां जाके वहां के संसाधनों का तो एक तरह से कह लीजिए दुरुपयोग किया है, उसका यूज करके अपने पैसे कमाए। उस देश को, किसी भी देश को आप देख लीजिए, और नेबरहुड से लेके आप विश्व में चले जाइए, अफ्रीका के देशों में देख लीजिए, आज चीन पे किसी ने भरोसा करना, किसी भी देश ने भरोसा करना छोड़ दिया है।
कमिंग बैक टू इंडिया जो आपने कहा, भारत की ये की तरफ से अगर बात की जाए तो हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी सरकार, हमारा संसाधन, ये चारों जो 100 है, और ये चारों 100 के साथ साथ कह लीजिए हमारी आवाम भी पीओजेके के साथ है। ये शुरू से ये दिखता है और इसमें कहने की बात नहीं है। तो हमारे तरफ से सारी चीजें पीओजेके के साथ है, पीओजेके की आवाम के साथ है। दूसरी तरफ जो पीओजेके में है वहां पे मैं कह दूंगा कि एक ये बहुत जानी हुई बात है कि जब जड़, जंगल, जमीन और जल पे खतरा आए और उसमें भी जोरू पे खतरा आ जाए, जो कि वहां महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो ये ज और स का संगम होगा और कहीं ना कहीं इसका जो जज्बा जो बनता है उस जज्बे को देखेंगे लोग, और निश्चित रूप से ये पीओजेके के हक में जाएगा। और वहां के जो जेन्युइन उनके अपने मांगे हैं, जो उनके जज्बात हैं, अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आज के दौर में आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसकी बात हो रही है। मैंने तो एक यूरोप का ही एग्जांपल दिया कि यूरोप के संसद में प्रस्ताव आए, सिंगापुर में ऐसी बातें हुई हैं, लंदन में इतने, वहां भी धरना प्रदर्शन हुआ है। तो आप देख लीजिए अब ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इसकी बातें हो रही हैं और कवायद कहीं ना कहीं वो चल रही हैं। ये पीओजेके की आवाम के हक में जाएगा। जी ठीक है सर। सोहेल सर, और एक चीज मैं थोड़ा सा, सोहेल सर सॉरी, मैं आपको अभी की एक चीज कह रहा हूँ। मैं आप कुछ दिनों में देखेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जस्ट मेरे पास आया है, कुछ दिनों में आप देखोगे, क्योंकि आज एक्चुअल में पाकिस्तान की जो आर्मी है, मैं आपको ये चीज कहता हूँ, अंदर बहुत ज्यादा बगावत स्टार्ट हो गई है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितने भी सारे एक्स मिलिट्री के जितने भी अपने लोग थे वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, बिल्कुल आसिफ मुनीर के और पाकिस्तान आर्मी के, वो सीधा अभी बगावत पे उतर आए हैं। और प्लस सरकार में भी अभी शहबाज शरीफ को भी आज वार्न किया गया है कि अगर अब तुम, क्योंकि अभी आप देखोगे, मुझे लगा 7 से 8 या 10 के अंदर आप देखोगे बहुत चेंजेस होंगे इन आर्मी में भी प्लस सरकार में भी। आप देखिए 8 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत अंदर से प्रेशर आ चुका है। ठीक है, अब इसी बात को लेकर के सोहेल काज़मी सर, यही सवाल है कि क्या जिस तरीके से फील्ड मार्शल का तबका खुद ही पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को दे दिया और उसके बाद से मुनीर ने एक और मेडल उसमें अपने नाम के आगे वो जोड़ लिया, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस हार का श्रेय भी वो लेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि इस वक्त बगावत के सुर तो बुलंद हो चुके हैं, जैसे अभी सुहेल सर भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बड़े चेंजेस की ओर ये इशारा कर रहा है प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के बाद से पाकिस्तानी आर्मी में भी नाराजगी है, खासतौर पर आसिफ मुनीर के खिलाफ। तो क्या होगा, क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं एक पत्रकार के नजरिए से? देखिए, वो मैनेज कर लेते हैं। जब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ उनके जो तरीकाकार हैं वो मैनेज कर लेते हैं। उनके लिए अगर 100-200 लोग मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और छोटी सी जगहों पे अगर 100-200 लोग मर जाएं तो आप समझ सकती हैं कि 100-200 फैमिलीज जो है वो शटर हो जाती हैं, और वो एक बड़ा जो जबरदस्ती का जो एक स्लोगन है वो वहां से निकल जाता है। सुप्रेस करना मतलब दबा के रखा हुआ है सबको, तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आप देखिए आने वाले दिन, हम तो बोल रहे हैं बलोच के जो लोग हैं वो टोटली अगेंस्ट हैं इनके, लेकिन बलोच के 30% लोग जो पाकिस्तान आर्मी है, 30% जो इनके आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बलोच से ही हैं। जिस दिन वो जो रिवोल्ट, उसका लावा जब पूरी तरह फटेगा और वो रिवोल्ट जब सामने आएगा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में तो कुछ नहीं होता ना। लावा जब बनता है, एक मुहिम जब बनती है तो मुहिम बनते 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 फिर एक वॉल्केनो की तरफ फटती है। तो अल्लाह करे, हमारे भाई हैं, हम तो शुरू से दुआ करते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि आवाम का कोई कसूर नहीं होता, हुक्मरानों का कसूर होता है। और जो कुर्सी पे बैठने की, जिनको बीमारियां पड़ गई होती है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, एक मेडल नहीं है तो दूसरा खुद ही लगा लेते हैं, वो एक तरीकाकार वहां का रहा है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि कोई अकल प्रिवेल कर जाए उनको, और किसी तरह होगी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से वो मुल्क बना है, जिन बुनियादों पे वो मुल्क बना है, उस बुनियाद का बेसिक जो है वो नफरत है। नफरत की फाउंडेशन पे उस मुल्क को बनाया गया है। एक स्लोगन जो है वो काफिर और इस्लाम और मुसलमान और सिर्फ इन चीजों पे उस मुल्क का जो तस्वुर है वो उसकी बुनियादों पे वो चल रहा है आगे। लेकिन आने वाले दिन अच्छे नहीं है, ये मैं शुरू से आपसे कह चुका हूँ, क्योंकि वो करना चाहते हैं
जो उनको सूट करता है, और कहीं ना कहीं वो जो सूटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है जब आवाम खड़ी हो जाती है। आप देखा आपने इमरान खान के साथ पूरा मुल्क एक नहीं, और उसको फंसाया कि जुर्म में एक घड़ी एक चोरी कर ली उसने तोशा खाना से, और मरीम नवाज के पास तो गाड़ियां ही गाड़ियां जो तोशा खाना से निकली हुई हैं। यहाँ नवाज शरीफ के पास जो गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियां नहीं जी, पूरा जो आयरन इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान की वो नवाज शरीफ के खानदान के पास है। मुझे लकीली उनके घर भी जाने का मौका मिला है। अगर उनका प्राइवेट हाउस आप देखोगे लाहौर में तो आप हैरान हो जाओगे। प्रिंस चार्ल्स ऐसे मकान में नहीं रहते जैसे घरों में नवाज शरीफ रहता है। और ये जो अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका हाल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये हुक्मरान ऐसे हैं जिन्होंने लोगों का खून चूस चूस के सिर्फ चापलूसियां कर करके और आईएसआई और आर्मी के तलवे चाट चाट के हुकूमतों को रखा है। और जिस दिन हुकूमत गिरेगी, जैसे सोहेल साहब बोल रहे हैं, रात को ही पता नहीं चलेगा नवाज शरीफ जो है दुबई भाग गया और जो मरियम नवाज है वो कहीं ना कहीं और चली गई या रात को फांसी दे दी गई। तो ये मुल्क इन बुनियादों पे चलता है। हमें दुख होता है, हमारे से अलग हुआ मुल्क है और आगे फ्लोरिश होना चाहिए था। लेकिन ये ठीक कह रहे हैं सोहेल साहब, आने वाले दिन जो हैं वो खुद बताएंगे कि और ये जिसकी तरफ उछल रहे हैं अमेरिका 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 कर रहे हैं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ जमीन का दोस्त है और वसाइल जो वहां से निकलते हैं उसका दोस्त है। उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा इनको दे देता है, ये खुश हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि हमारा वक्त निकल जाए, ये सरकार साल 50 दिन 100 दिन 1000 दिन निकल जाए और दूसरी सरकार आएगी वो देखेगी क्या कर रहे हैं। या आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क की बुनियादें खोखली हैं, मुल्क सिर्फ खड़ा है हवा में, किस वक्त गिरेगा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह को भी ये बेच के अब तबाह कर चुके हैं, अब कितना अल्लाह को बेचेंगे और कितना कुरान को बेचेंगे। अल्लाह इन पे रहम करे, मैं यही दुआ करता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि अब 15 जुलाई के बाद पीओके में क्या वाकई एक आज़ादी की लहर उठेगी और इस आज़ादी के जो संघर्ष की लड़ाई इस वक्त हम देख रहे हैं धरातल पर, उसके बाद पाकिस्तान क्या वाकई में कुछ और हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अब सवाल सिर्फ 15 जुलाई के दिन तक इंतजार करने का है कि आखिर उस दिन होगा क्या, क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है, पाकिस्तानी आवाम को भी बता दिया गया है कि अब पीओके आपसे अलग होने वाला है। हालांकि क्या होगा 15 जुलाई तक इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा। तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।